नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 11 की लेक्चर सीरीज के अंतर्गत आज हम करने जा रहे हैं द्विविमीय गति। द्विविमीय गति का मतलब है जिसमें कार्तीय निर्देश तंत्र के किन्हीं दो अक्षों का उपयोग होता है। उस गति की व्याख्या करने के लिए कार्तीय निर्देश तंत्र के किन्हीं दो निर्देश अक्षों का उपयोग होता है, तो उस गति को हम क्या कहते हैं? द्विविमीय गति कहते हैं। या यदि कोई वस्तु किसी मैदान में चलती है या चींटी जैसे फर्श पर चलती है, तो उन दोनों की जो गति है उसे हम क्या कहेंगे? द्विविमीय गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु किसी समतल पर गति करती है तो समतल पर इस प्रकार गति को हम क्या बोलते हैं? द्विविमीय गति बोलते हैं। द्विविमीय गति में यदि कोई चींटी फर्श पर चलती है तो हम उसको भी बोलते हैं कि जो चींटी है द्विविमीय गति कर रही है। और यदि कोई फुटबॉल का खिलाड़ी मैदान में चल रहा है या बॉल को किक मार रहा है या दौड़ रहा है, तो वो जिस प्रकार की गति करता है उस गति को हम क्या कहते हैं? द्विविमीय गति होती है। अब द्विविमीय गति में कण में उत्पन्न विस्थापन को आज हम इसमें समझेंगे। किस प्रकार कोई गतिशील कोई भी कण है उसकी व्याख्या या उसमें उत्पन्न जो विस्थापन है उसकी व्याख्या किस प्रकार से की जा सकती है, इसके बारे में समझेंगे। इसको समझने के लिए हम इस चित्र पर विचार करते हैं। इस चित्र में ये कोई दो बिंदु है P और ये बिंदु है Q। बिंदु P के निर्देशांक x1 और y1 है, जबकि बिंदु Q के निर्देशांक x2 y2 है। कोई कण बिंदु P से चलकर ये रास्ता लेते हुए इस पथ पर चलते हुए Q बिंदु पर पहुंच जाता है। अब हम इस पथ की लंबाई को तो दूरी कहेंगे, लेकिन हम ज्ञात करना चाहते हैं विस्थापन, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो सीधी दूरी होगी उसी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। और इस विस्थापन को हम डेल्टा R से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात करते हैं बिंदु P। बिंदु P का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 सदिश है, जिसको हम निम्नानुसार व्यक्त कर सकते हैं। R1 सदिश जो होगा वो निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है: xi कैप प्लस x1 i कैप y2 j कैप। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इसी प्रकार बिंदु Q जो है, इस बिंदु Q का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R2 सदिश है। और इस R2 सदिश को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं: R2 वेक्टर इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। इन निर्देशांकों को ज्ञात करने के लिए दोनों ही निर्देश अक्षों पर हम लंब डाल देते हैं और x1 डिस्टेंस x अक्ष पर हमें प्राप्त हो जाती है x1। ठीक इसी प्रकार y1 जो डिस्टेंस है या y1 जो दूरी है वो हमें y अक्ष पर मिल जाती है। इसी प्रकार अगर Q बिंदु से हम लंब डालते हैं दोनों अक्षों पर, तो इस तरफ हमें x2 प्राप्त होता है। मूल बिंदु O से जो डिस्टेंस होती है इस बिंदु की जहां लंब डला है वह दूरी क्या होगी? x2 होगी। ठीक इसी प्रकार बिंदु Q से y अक्ष पर जो लंब डला है उसकी दूरी क्या होगी? y2 होगी। और इस तरीके से हम R1 तथा R2 को इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं त्रिभुज OPQ की। त्रिभुज OPQ में
हम लगाएंगे सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम। सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम। अब सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम के अनुसार ये और ये दोनों एक क्रम में हैं और ये विपरीत क्रम में है, तो विपरीत क्रम वाला एक नियमित क्रम वालों के योग के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ये, जिससे हमारे पास डेल्टा आर की जो वैल्यू आएगी, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू, इसको अपने इधर पक्ष स्थानांतरित कर देते हैं, तो ये आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब हम इक्वेशन नंबर 3 में क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, ये मान अपने यहाँ से उठा के इस वैल्यू में रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, तो हमारे पास आएगा डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर की वैल्यू ये हमारे पास है, क्या है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। इसके बाद में माइनस लगा के, अगर बाहर माइनस है तो ये इसके साथ माइनस आएगा, x1 i कैप माइनस y1 j कैप। अब हम क्या करेंगे, जे कैप वालों को इकट्ठा और आई कैप वालों को इकट्ठा कर देते हैं। तो हमारे पास डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 आई कैप आ जाएगा, प्लस इसी प्रकार y2 माइनस y1 जी कैप आ जाएगा। अब अपने सपोज कर लेते हैं कि x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डेल्टा x और y2 माइनस y1 इज इक्वल टू डेल्टा y। ये दोनों ही मान हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होगा डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू, इसकी जगह हमने रख दिया डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जी कैप। ये हमारी इक्वेशन नंबर आ जाएगी 4। इस इक्वेशन को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स वेक्टर प्लस डेल्टा वाई वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर है। इन दोनों मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होता है, वेक्टर के इक्वल होता है, यानी कि ये परिमाण है और ये एकांक सदिश है, और दोनों का जो गुणन होता है वो सदिश के बराबर होता है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये भी हमारी इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 5। यानी कि विस्थापन सदिश का जो परिमाण, विस्थापन सदिश जो होता है वो x अक्ष पर सदिश तथा y अक्ष पर सदिशों के सदिश योग के बराबर होता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस डायग्राम पे वापस आते हैं, और इस डायग्राम पे हम एक इस लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया। तो ये जो डिस्टेंस है हमारी डेल्टा y को रिप्रेजेंट करेगी, जबकि ये डिस्टेंस हमारी डेल्टा x को रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि
हमारा जो चित्र नया बनेगा वो नया चित्र इस तरीके का होगा। नया चित्र हमारा इस तरीके का होगा कि इस तरफ हमारा डेल्टा वाई रहेगा, इस तरफ डेल्टा एक्स रहेगा, और इसका जो परिणामी होगा वो डेल्टा आर वेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है और इस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में हम कर्ण को जब भी ज्ञात करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर द रूट डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। यानी कि इस सूत्र की सहायता से हम विस्थापन के परिमाण को भी व्यक्त कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 6। हमने माना P बिंदु पर कण था, तब समय था t1, और जब बिंदु Q पर कण पहुंच गया तब समय क्या हो गया, t2 हो गया। तो समय कण को बिंदु P से Q तक आने में लगा समय हम दर्शाएंगे डेल्टा t इज इक्वल टू t2 माइनस t1। और इस समय अंतराल में कण ने P से Q तक पहुंचने में डेल्टा R विस्थापन तय किया, और इस स्थिति में कण का जो वेग होगा उसको हम बोलेंगे औसत वेग। कण का औसत वेग क्या होता है, किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय कुल विस्थापन तथा इस विस्थापन को तय करने में लगे समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। और औसत वेग को v एवरेज द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी के बराबर होता है। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 7 दे देते हैं। ये इक्वेशन नंबर हमारी 7 है। अब इक्वेशन नंबर 7 के अंदर हमें पता है कि जो डेल्टा आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, डेल्टा एक्स आई कैप डेल्टा वाई जी कैप। इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं तो हम लिखेंगे समीकरण 4 में 4 से समीकरण 4 से डेल्टा आर वेक्टर का मान समीकरण 7 में रखने पर तो हमने क्या किया, डेल्टा आर वेक्टर की वैल्यू समीकरण 4 से उठाई और समीकरण 7 में रख दी। अब समीकरण 7 में रखेंगे तो हमारे पास आएगा v एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जी कैप अपॉन डेल्टा टी। ये वैल्यू रखने के बाद में इसको हम सेपरेट कर देते हैं, तो सेपरेट करने पर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, यानी कि कण ने एक्स अक्ष पर कितनी विस्थापन तय किया, और डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी जी कैप।
इसको हम वी एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं वी एक्स एवरेज आई कैप प्लस वी वाई एवरेज जे कैप। ये हमारी इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगी। यानी कि दिव्य में गति कर रहे कण का कुल औसत वेग एक्स अक्ष पर उसका औसत वेग तथा वाई अक्ष पर उसके औसत वेग के सदिश गुणनफल के, जो सदिश योगफल के बराबर होता है। यानी कि ये एक्स अक्ष पर औसत वेग है और ये वाई अक्ष पर औसत वेग है। इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वी एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स वेक्टर प्लस एवरेज वी वाई वेक्टर। ये समीकरण हमें ये प्रदर्शित करती है कि यदि कोई कण दिव्य में गति कर रहा है तो उसका औसत वेग एक्स अक्ष पर उसके औसत वेग तथा वाई अक्ष पर उसके औसत वेग के सदिश योग के बराबर होता है। यह हमारी 9th नंबर इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं तात्क्षणिक वेग की। हम बात करते हैं तात्क्षणिक वेग की। तात्क्षणिक वेग वह वेग होता है जो किसी समय किसी क्षण पर मापा जाता है, या हम गाड़ी या बाइक चलाते वक्त मीटर की तरफ देखते हैं, जो हमने नोट किया वो क्या होता है, तात्क्षणिक वेग। यानी किसी वस्तु का किसी क्षण पर वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। और तात्क्षणिक वेग के लिए कंडीशन ये है कि हमने जो नोट किया है उसको नोट करने का जो टाइम है टेंड्स टू 0 है। का मतलब है कि हमें रीडिंग लेने में ज़्यादा समय नहीं लगा, हमें 0 समय भी नहीं लगा है, लेकिन 0 के नज़दीक समय लगा है। जब टाइम टेंड्स टू 0 हो तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो कन्वर्ट हो जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो तात्क्षणिक वेग को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये v वेक्टर जो होगा इस पे लिमिट लगेगी डेल्टा t टेंड्स टू 0 v एवरेज। अगर एवरेज वेलोसिटी पर हम ये लिमिट अप्लाई कर दें तो जो वेग हमें प्राप्त होगा वो वेग क्या होगा, तात्क्षणिक वेग होगा। v वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी, वी एवरेज की जो हमारी वैल्यू आई थी वो हम इस इक्वेशन से रखते हैं। इस इक्वेशन को हम कोई नंबर दे देते हैं, 8a देते हैं और ये 8b है। समीकरण 8a से हम वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारे पास आएगी डेल्टा x ओवर डेल्टा t आई कैप प्लस डेल्टा y ओवर डेल्टा t जी कैप। इसको फिर फर्दर अपने इसको सॉल्व करेंगे तो v वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स ओवर टी टी आई कैप प्लस डी वाई ओवर डी टी जी कैप आ जाएगा। इसी को हम फर्दर और हल करेंगे तो v वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स वेक्टर प्लस वी वाई वेक्टर आ जाएगा।
ये इक्वेशन नंबर हमारी 10 आ जाएगी। ये जो इक्वेशन नंबर 10 है, समीकरण नंबर जो 10 है, ये प्रदर्शित करती है कि किसी कण का तात्क्षणिक वेग उस कण के x अक्ष पर घटक तथा y अक्ष पर घटक के सदिश योग के बराबर होता है। तो ये था दिव्य में गति में कण का वेग।